बांग्लादेश अपनी स्थापना के 50 साल पूरे कर रहा है। इस मौके पर बीबीसी ने अलग अलग शोध पुस्तकों और शोधकर्ताओं के साथ बातचीत करके ये जानने की कोशिश की कि वे कौन से कारक थे जिनके चलते अपनी स्थापना के महज 24 साल के बाद ही पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया तो इसमें दो प्रमुख क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान शामिल थे। पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो इसमें देश की 56% आबादी रहती थी जो बांग्ला भाषा बोलती थी। बांग्लादेश के इतिहास का अध्ययन करने वाले डच प्रोफेसर विलियम वॉन शिंडल ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश में लिखा कि बांग्लादेशी मुसलमानों को उम्मीद थी कि वो बहुसंख्यक आबादी होने के कारण पाकिस्तान में अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन उत्तर भारत के मुस्लिम नेताओं ने देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली। पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाले उत्तर भारतीय मुसलमान दो समूहों शरणार्थियों और पश्चिमी पंजाब के मुसलमानों पर निर्भर थे। वे लोग ही देश के हर अच्छे बुरे के मालिक थे। विलियम शिंडल ने भाषा के बारे में अपनी किताब में लिखा कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच शुरुआती विवाद इसी वजह से हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान में ना के बराबर लोग बांग्ला भाषा जानते थे। इन लोगों का मानना था कि बांग्ला पर हिंदुओं का असर था। शायद यही वजह थी कि फरवरी 1948 में जब असेंबली के एक बंगाली सदस्य ने प्रस्ताव पेश किया कि असेंबली में उर्दू के साथ साथ बांग्ला का भी इस्तेमाल हो, इस पर तब के पीएम लियाकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान उपमहाद्वीप के करोड़ों मुसलमानों की मांग पर बना है और मुसलमानों की भाषा उर्दू है। अगले ही महीने यानी मार्च 1948 में पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ढाका का दौरा किया तो उन्होंने भी वहां दो टूक कहा कि मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की राजकीय भाषा केवल उर्दू होगी। एक ओर जहां भाषा का मुद्दा काफी अहम था, वहीं दूसरी ओर कई शोधकर्ता आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर पूर्वी पाकिस्तान के प्रति रवैये और उनके साथ हुए अन्याय की निशानदेही करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान के टूटने में इन कारकों का भी बड़ा हाथ है। लाहौर के रहने वाले शोधकर्ता और लेखक डॉक्टर तारिक रहमान कहते हैं कि चाहे उनके साथ सांस्कृतिक रूप से किया गया भेदभाव हो या सत्ता विभाजन में होने वाला भेदभाव हो या भाषा और आर्थिक स्तर का भेदभाव हो, यह साफ है कि उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। प्रोफेसर एहसान बट भी इस बात का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली आबादी के साथ असमानता और हर तरह के भेदभाव के चलते उनकी आबादी में दुख और गुस्सा पैदा हो गया था। उसका परिणाम 1971 के रूप में निकला। दूसरी ओर अनम जकारिया का कहना है कि आर्थिक शोषण या तानाशाही जैसे दूसरे कारक भी हैं, लेकिन उनके अपने शोध में जो बात बार बार सामने आई वो है पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रदर्शन करना। जकारिया बताते हैं कि पूर्वी पाकिस्तानियों के खिलाफ नस्लीय शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। उन्हें कमज़ोर और हीन माना जाता था। उनके खिलाफ नस्लवादी रवैये और नैरेटिव बनाया गया और कहा जाता था कि उनकी संस्कृति हिंदू है। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान का पक्ष जानना भी बेहद अहम है। पाकिस्तान के पूर्व नौकरशाह और स्तंभकार सफदर महमूद, जिनकी कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई, उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान क्यों टूटा में इस बारे में बताया है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के गठन के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में प्रांतवाद की प्रवृत्ति उभरने लगी और उसके चलते ढाका में पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच दुश्मनी परवान चढ़ने लगी। उसका फायदा कुछ वामपंथी नेताओं ने उठाया। सफदर महमूद लिखते हैं कि अवामी लीग वास्तव में प्रांतीय और क्षेत्रीय उद्देश्यों वाला केवल एक दबाव समूह था। उसने कभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की भूमिका निभाने की कोशिश भी नहीं की। दूसरी ओर बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त की भूमिका निभाने वाले अफरासियाब मेहदी हाशमी ने अपनी किताब 1971 फैक्ट एंड फिक्शन में लिखा कि आम धारणा यही है कि पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी भाषा उर्दू थोपने की कोशिश की, पर यह आरोप पूरी तरह झूठा है। अफरासियाब मेहदी लिखते हैं, उर्दू पीढ़ियों से उपमहाद्वीप के मुसलमानों की भाषा रही है और यह देश के दोनों हिस्सों में बोली और समझी जाती है। उन्होंने लिखा कि उर्दू भाषा अरबी के समान है जो कुरान की भाषा है, इसलिए एक मुस्लिम देश होने के नाते उर्दू भाषा पाकिस्तानी पहचान के लिए बेहतर है। कई शोधकर्ता और विशेषज्ञों के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का एक साथ रहना संभव ही नहीं था।
ऐसे लोग दोनों इलाकों के बीच 1000 मील से अधिक की दूरी की तरफ इशारा करते हैं, जिसके बीच एक दुश्मन देश मौजूद था। वहीं कई लोग कहते हैं कि दोनों क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मतभेद इतने ज्यादा थे कि उनके लिए लंबे समय तक एक साथ रहना असंभव था। यही सवाल जब डॉक्टर तारिक रहमान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान अपने प्रांतीय और संघीय दर्जे के कारण शुरू से ही सत्ता की धुरी रहा। डॉक्टर तारिक रहमान का कहना है कि इसके अलावा अधिकांश विकास परियोजनाएं भी पश्चिमी पाकिस्तान में थीं। शेख मुजीब ने कई बार इस बात का संकेत दिया था कि वो पूर्वी पाकिस्तान में विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रक्षा बजट में कटौती करेंगे, लेकिन देश की सबसे शक्तिशाली संस्था पाकिस्तानी सेना अपना बजट घटा नहीं सकती थी। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि दोनों हिस्से लंबे समय तक एक साथ रह पाते। अगर आप पाकिस्तान का इतिहास पढ़ें तो अक्सर 60 के दशक को पाकिस्तान के विकास का दशक कहा जाता है, जब फील्ड मार्शल अयूब खान राष्ट्रपति के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान ही पूर्वी पाकिस्तान के साथ संबंध बिगड़ते जा रहे थे और अभाव की भावना बढ़ रही थी। प्रोफेसर एहसान बट ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब 1965 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों ने महसूस किया कि उनकी सुरक्षा पश्चिमी पाकिस्तान के लिए प्राथमिकता नहीं थी। पूर्व राजदूत अफरासियाब मेहदी ने अपनी किताब में लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के बाद पाकिस्तान को राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में स्थिति ऐसी बन गई। अगर पाकिस्तान की सरकार का यह ख्याल था कि अगरतला साजिश की वजह से शेख मुजीबुर रहमान की साख को नुकसान पहुंचेगा, तो यह उसकी भूल थी। न केवल पूर्वी पाकिस्तान में उनके समर्थन में आवाज बुलंद हुई, बल्कि वह इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। उन्हें बंग बंधु यानी बंगाल के भाई या दोस्त की उपाधि मिली। 1970 के चुनाव में उनकी पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 162 सीटों में से 160 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन उन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं मिल सका। तो क्या यही वो मोड़ था जब यह निश्चित हो गया था कि पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान अलग हो जाएंगे? इस सवाल पर प्रोफेसर एहसान बट कहते हैं कि वो किसी एक घटना को टर्निंग पॉइंट कहना उचित नहीं समझते, लेकिन 1970 के चुनाव के बाद हुई घटनाओं ने पाकिस्तान के टूटने का मार्ग प्रशस्त किया। जब यही सवाल डॉक्टर तारिक रहमान से पूछा गया तो उन्होंने मार्च 1971 की घटनाओं की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम के बाद तीनों मुख्य किरदारों जुल्फिकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान और राष्ट्रपति याहिया खान की कई बैठकें हुईं और अंत में राष्ट्रपति याहिया खान ने ढाका में 3 मार्च को नवनिर्वाचित विधानसभा बुलाने की तारीख दी, लेकिन बाद में उन्होंने एक नई तारीख 25 मार्च दे दी। और फिर जब सेना ने 25 मार्च को सैन्य अभियान शुरू किया तो स्थिति हाथ से निकल गई और कोई रास्ता नहीं बचा। डॉक्टर तारिक रहमान का कहना है कि अप्रैल तक पूर्वी पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हो चुके थे और लोग मुक्ति वाहिनी में शामिल होने लगे थे, जबकि दूसरी तरफ भारत ने फैसला कर लिया था कि वह बांग्लादेश की स्वतंत्रता की कोशिश में अपनी भूमिका निभाएगा।